त्रिरत्न को वंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। भंते जी को, पूजनीय भंते नित्यानंद जी को मैं वंदन करती हूँ और बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नमन करते हुए अपना वक्तव्य स्टार्ट करना चाहती हूँ। बुद्ध ने हमेशा महिलाओं को समानता दी है अपने संघ में और बुद्धकालीन समय में महिलाएं पूरी तरह से समानता था उनमें। उस काल में नारी निर्भीक अकेले घना वन जंगल में विचरण करती थी और कोई भी ऊंचा स्थान पद पदवी को जाने के लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र थी। भिक्षुणी बनने की अनुमति देकर तथागत ने स्त्रियों को न केवल उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है, यौन भेद का हीन भाव समाप्त कर उन्हें स्वतंत्र प्रतिष्ठा भी प्रदान की है। मिसेस रिच डेविड के शब्दों में उस काल की नारी इस बात का गर्व तो अनुभव कर ही सकती थी कि कम से कम उसके अर्हत बंधु स्त्री पुरुष का भेदभाव किए बिना उसे एक चेतन प्राणी स्वीकार करते थे। इस प्रकार वह आत्मानंद के मुक्त वातावरण में सांस लेती थी। उस काल की नारी भी अपनी सम्यक दृष्टि के कारण धर्म साम्राज्य की समान रूप से भागीदारी थी। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सभी नारियां पुरुषों की समान स्वतंत्रता, सम्मान और समानता प्राप्त करते थे। संघमित्रा, जो कि संस्कृत नाम है, पाली में है वो संघमित्रा, अशोक की बड़ी बेटी थी। वो अपने भाई महिंदा के साथ बुद्धिस्ट मॉन्क हुए थे। किंग देवानंपिय तिस्सा के रिक्वेस्ट से श्रीलंका में बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार और बुद्ध के धम्म देशना को प्रसार करने के लिए वो श्रीलंका गए थे और वो बहुत सारे नन को भी लेकर गए थे, भिक्षुणी को भी लेके गए थे। वहाँ पे भिक्षुणी संघ की स्थापना की। वहाँ वो एक सैपलिंग लेके गए थे। भिक्षुणी संघ के एस्टैब्लिश करने के बाद संघमित्रा नाम समानार्थक हो गया बुद्धिस्ट फीमेल मोनास्टिक ऑर्डर ऑफ थेरावेद बुद्धिज्म, जो कि एस्टैब्लिश हुआ है श्रीलंका के अलावा पर्टिकुलरली बर्मा में, चाइना में और थाईलैंड में। संघमित्रा बोधि ट्री के सैपलिंग को लेके अनुराधापुरा में लगाए और प्लांटेड किए, जो कि अभी भी वहाँ पे है और प्रतिवर्ष श्रीलंका में थेरावेद बुद्धिस्ट द्वारा फुल मून डे ऑफ दिसंबर उडुवप्पा पोया और उपोसथा पोया और संघमित्रा डे के नाम से वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो और विशाखा जो थी, भिक्षुणी विशाखा, वो बुद्ध की 80 प्रमुख शिष्य में से एक थी और पट्टाचारा भी एक बहुत ही प्रभावशाली भिक्षुणी थी। तो नारियां इस तरह से ऊंचे स्थान और पद पदवी पे थी। फिर क्या हुआ कि नारियों को इस तरह से बांध दिया गया, इस तरह से बेड़ियों से मानसिक स्तर पे और शारीरिक स्तर से बांध दिया गया। क्या हुआ? कुछ तो हुआ होगा। जो बाहर से जो विदेशी आए, उन्होंने देखा कि अगर हमको भारत में रहना है और भारत में हम लोगों को अपना पैर जमाना है तो हमें नारियों को और भारत में मूल निवासियों को अपना कंट्रोल में लाना होगा। इसका स्पष्ट कारण यह है कि समाज 2 भागों में विभाजित था। नारियां और मूल निवासी वो बुद्ध धर्म में अधिक श्रद्धा रखते थे और बहुत बेसी संख्या में लोग बुद्ध धर्म को ग्रहण करते थे। इसी कारणवश ब्राह्मण धर्म का जो नींव था वो हिल रहा था। अतः उनको अपने धर्म की रक्षा करने के लिए मनु ने स्त्री लोगों का झुकाव को धर्म के तरफ से हटाने के लिए चाहते थे और मनु, यही कारण था कि मनु ने इस तरह का प्रावधान बनाया, इस तरह का नियम बनाया कि स्त्रियां सदा के लिए पंगु हो जाएं। मनुस्मृति बुद्ध धर्म के बड़े विरोधी थे। वो जानते थे कि बुद्ध धर्म का प्रवेश घर घर में रोकना है अगर, तो स्त्रियों को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। उनके अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार, पुरुषों को अपने जाल में फंसाना स्त्रियों का स्वभाव है। इसलिए समझदार लोग स्त्रियों का साथ होने पर चौकन्ना रहते हैं। तो पुरुष को अपने माता, बहन, बेटी के साथ भी एकांत नहीं रहना चाहिए। मनु के अनुसार सृष्टिकर्ता ने नारी की रचना करते समय ही उसमें अपनी शैया, आसन, आभूषण के प्रति मोह
काम, क्रोध, बेईमानी, द्वेष भाव और चरित्रहीनता के दुर्गुण कूट कूट कर भरे हैं। पति का उस पर आजन्म अधिकार रहेगा, चाहे वो बेच दी जाए, मार दी जाए और खत्म कर दी जाए, जो भी हो, लेकिन पति उसका हमेशा अपना पति, जो इसके साथ उसकी शादी हुई है, वो हमेशा उसका पति बना रहेगा। मनु को तो स्त्रियों के स्वतंत्रता से सरदर्द था, अतः उन्होंने उनकी स्वतंत्रता का अपहरण किया। स्त्री, बेटी और स्लेव, उनका कोई अपनी संपत्ति नहीं होगी। जो भी संपत्ति होगा, जो भी वो लोग अर्न भी करेंगे, तो वो उनके पति का, पिता का और स्वामी का होगा। पत्नी, पुत्र, दास और शिष्य और भाई यदि कुछ अपराध करते हैं तो उनको फटे बांस से उनको पीटना चाहिए। स्त्री को शारीरिक दंड देने का भी पुरुष को अधिकार दिया गया है। नारी को ज्ञान प्राप्त करने का, वेदाध्ययन करने का कोई अधिकार नहीं। धर्म के लाभ से नारी को वंचित किया गया है। यज्ञ में नारी को अयोग्य कहकर वंचित किया गया है। और नारियों की अगर हत्या भी कर दी जाए, स्त्रियों का वाइफ की अगर हत्या भी कर दी जाए, फिर भी उसको मनु ने बहुत ही हल्का अपराध बताया है। यानी कुत्ते बिल्ली का अगर हत्या की जाए तो उस पे जितना पाप लगता है, नारी का हत्या भी उतना ही पाप लगता है। अर्थात नारी का जीवन और कुत्ते बिल्ली का जीवन, किसी पशु का जीवन एक समान बताया गया है। भारत में, विदेश, पूरे विश्व की बात करें तो 1800 शताब्दी में नारियों के लिए आंदोलन स्टार्ट हुआ था, और विदेश में 1800 शताब्दी में नारियों के लिए आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उनके पॉलिटिकल राइट्स को लेके, उनको सामाजिक राइट्स को लेके। भारत में भी 1800 शताब्दी में नारियों के लिए आंदोलन किया गया था, और ये आंदोलन करने वाली कोई और नहीं, माता सावित्रीबाई फुले थी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाए थे। महात्मा ज्योतिबा फुले जानते थे कि जब तक शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, कोई व्यक्ति अगर शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, तब तक उसमें सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए, और तब महाराष्ट्र में पेशवा राज जो था वो चरम सीमा पर था। दलित और मूल निवासी लोग कमर में झाड़ू और गले में हांडी लटकाते थे। दलित ब्राह्मणी शासन में थे, स्लेवरी को एंजॉय कर रहे थे और शिक्षा से वंचित थे। जो कि बाबा साहब बोले हैं कि गुलाम को गुलामी का एहसास दिला दो तो वो खुद विद्रोह पर उठेगा। महात्मा फुले सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाए और निश्चय किए कि अकेले समझने से नहीं होगा, सबको समझाना पड़ेगा। लोग अज्ञानी हैं, अनपढ़ हैं और उनको ज्ञानवान बनाना पड़ेगा। फुले निर्णय लिए कि इनको सबसे पहले शिक्षा देना पड़ेगा, और उनको जानबूझ के अशिक्षित रखा गया है, जाहिल रखा गया है, पशु के समान रखा गया है, तो उनको जानबूझ के पर्पजली पढ़ाना पड़ेगा। बोला जाता है कि देश में गुलामी के लिए मुक्ति होना चाहिए, मुक्ति के लिए संघर्ष होना चाहिए, संघर्ष के लिए भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। लेकिन फुले ने ऐसा नहीं किया। फुले ने सोचा कि सबसे पहले अपने घर से शुरुआत होनी चाहिए, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। और सबसे पहले फुले ने इसलिए अपनी पत्नी को और अपनी बहन को, शगुनाबाई को, अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को और शगुनाबाई को पढ़ाया। 1 जनवरी 1848 में पहला स्कूल खोला गया, बालिका स्कूल खोला गया। उस स्कूल का नाम रखा गया अहिल्याश्रम, जो कि उनकी माँ का नाम था। फुले बेटियों की शिक्षा को बेटों की शिक्षा से ज्यादा महत्व देते थे। वो कहते थे कि अगर एक लड़का पढ़ेगा तो अकेले पढ़ेगा, लेकिन एक लड़की अगर पढ़ेगी तो पूरी परिवार को पढ़ाएगी। फुले के अनुसार सही शिक्षा सही और गलत में अंतर बताता है, सही का समर्थन करना सिखाता है और गलत का विरोध करना सिखाता है, संघर्ष करना सिखाता है। माता सावित्रीबाई फुले अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा द्वारा अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश द्वारा हटाया, और उनके साथ साथ सगुणाबाई और फातिमा शेख उन्होंने पूरा साथ दिया। जब फुले दंपति को उनके पिता ने अपने घर से निकाल दिया, तो फातिमा शेख और उनका जो भाई था उस्मान शेख, उन्होंने अपना घर दिया रहने के लिए, और जो स्कूल खोला गया था
वो भी उन्हीं के सेम घर में खोला गया था। 1848 में बेटियों के लिए स्कूल खोला गया, 1853 में अछूतों के लिए स्कूल खोला गया और 1855 में सारे बहुजन लोगों के लिए स्कूल खोला गया, बालकों के लिए स्कूल खोला गया। 190 वर्ष पूर्व माता सावित्रीबाई फुले समता और सामाजिक न्याय का आंदोलन शुरू किए थे। प्रथम स्कूल खोले थे, प्रथम लाइब्रेरी का भी स्थापना किए थे। फुले दंपति के काम को देखकर न्यूज़पेपर पूना ऑब्जर्व एंड डेक्कन वीकली में कहा गया कि फुले दंपति द्वारा हिंदू संस्कृति के इतिहास में नए युग का प्रारंभ हुआ है। उस समय नारी का पढ़ना यानी धर्म के विरुद्ध जाना, परंपरा को खत्म करना माना जाता था। आज हमको जानना पड़ेगा कि आज की नारी, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, अगर पढ़ाई करके, शिक्षा ग्रहण करके अगर वो आगे बढ़ना चाहती है तो वो सिर्फ और सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले के लिए है। 1852 में ब्रिटिश सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा फुले दंपति को शिक्षा के प्रति उनके कार्य को देखते हुए सम्मानित किया गया। 1863 में बाल हत्या प्रबंधक गृह की स्थापना किया गया। बाल हत्या प्रबंधक गृह के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कि बाल हत्या प्रबंधक गृह जो था उसमें किस प्रकार के बच्चे को रखा जाता था। लड़कियों को प्लान बना के उनको विधवा बनाया जाता था। बहुत छोटी उम्र में उसकी शादी कर दी जाती थी। जैसे कि लड़की की उम्र अगर 8 साल की है तो उसका जो पति होगा वो उससे 3 गुना बड़ा होगा, वो 24 साल का होगा। अतः जब बहुत जल्दी वो विधवा हो जाती थी और जब विधवा होती थी तो वो बहुत यंग एज की होती थी, तो उसका जो शोषण है वो घर के बाकी पुरुषों द्वारा किया जाता था। फलस्वरूप वो प्रेग्नेंट हो जाती थी और उसके पास आत्महत्या करने के अलावा, अपने बच्चे को और खुद को खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता था। तो इस तरह के बच्चे को, इस तरह की औरतों को माता सावित्रीबाई फुले घर घर जाती थी, ब्राह्मणों के घर घर जाती थी और बोलती थी कि अगर इस तरह की कोई नारी है, इस तरह की कोई लड़की है तो हमारे पास भेज दो, मैं उसकी देखभाल करूंगी, मैं उनका पालन पोषण करूंगी। धीरे धीरे फुले दंपति के संग लोग जुड़ते गए और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में जो शास्त्र और स्मृति के आधार पर जो अत्याचार और कुप्रथा। फुले के बाद माता सावित्रीबाई फुले ने सत्यशोधक समाज की अध्यक्षा हुए और उनका कार्यभार संभाले। और एक महिला थी हमारे पास, उनका नाम था माता रमाबाई। करुणामयी नारी थी माता रमाबाई। बाबा साहब ने जो भी विदेश में जाके पढ़ाई की और बहुजन समाज के मुक्ति के लिए जो मार्ग दिखाए, उसमें बहुत बड़ा योगदान था माता रमाबाई का। उनका जीवन बहुत ही कष्टमय था। गोबर के उपले बनाकर वो बेचती थी और वो खुद भी उससे अपना भरण पोषण करती थी, अपने परिवार का भरण पोषण करती थी और विदेश में रहते वक्त बाबा साहेब को पैसे भी भेजती थी। वो कभी भी अपने दुख कष्ट के बारे में बाबा साहब को नहीं बताया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं बाबा साहब चले ना आए अपनी पढ़ाई छोड़कर। उनको सब माता रमाबाई बाबा साहब को हमेशा प्रेरणा देती थी और बाबा साहब को पहली बार बाबा साहब कहने वाली व्यक्ति भी माता रमाबाई थी। सबसे ज्यादा हृदय स्पर्शी उनकी एक बात है कि रमाबाई अपने अंतिम समय में बाबा साहब को बोलती है कि बाबा साहब मेरे लाखों बच्चों का ध्यान रखना, मेरे लाखों बच्चों का ख्याल रखना। बाबा साहब के आध्यात्मिक गुरु थे संत कबीर, सामाजिक गुरु थे महात्मा ज्योतिराव फुले, धार्मिक गुरु थे गौतम बुद्ध। इसलिए बाबा साहब ने अपने गुरुओं के काम को अंजाम दिया है। बाबा साहब महाड़ आंदोलन के समय में 25 दिसंबर 1927 में मनुस्मृति दहन किए। क्यों किए? क्योंकि बाबा साहब नारियों को और मूल्यवासी बहुजन समाज को हिंदू धर्म में जो अमानवीय और नरकपूर्ण यंत्रणा है उससे वो मुक्ति दिलाना चाहते थे और समता, स्वतंत्रता, बंधुता के आधार पर, मानव अधिकार के आधार पर एक न्यायपूर्ण समाज की रचना करना चाहते थे। यूरोप में नारियों को वोटिंग अधिकार पाने के लिए 250 साल लगे, लेकिन
भारत में साइमन कमीशन के आगे बाबा साहब ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया वो सिर्फ दलितों के लिए नहीं था। 1928 में साइमन कमीशन के आगे बाबा साहब ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया वो डिप्रेस क्लास के लिए क्या क्या सब प्रोटेक्शन होना चाहिए, वो सब तो बाबा साहब ने क्या 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 सब राइट्स होने चाहिए वो तो बाबा साहब ने रिप्रेजेंटेशन दिया। लेकिन उसके साथ साथ भारत में लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, भारत में संविधान कैसा होना चाहिए, और उस लोकतंत्र में उस संविधान में पुरुषों के बराबर नारियों को भी समान रूप से हर जगह में सारे क्षेत्र में समान रूप से अधिकार होना चाहिए, ये कहने वाले प्रथम व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर थे। नारियों के प्रैक्टिकल राइट के लिए वो हिंदू कोड बिल ड्राफ्ट किए। उसने विधवा को पुनर्विवाह का अधिकार, लड़कियों को 18 साल से आगे लड़कियां किससे मैरिज करेगी नहीं करेगी, इंटरकास्ट मैरिज करेगी, ये सब का अधिकार, और बच्चे गोद लेने का अधिकार, डाइवोर्स का अधिकार, और पति और पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी, इस तरह का प्रावधान था। संविधान में समता और न्याय के तत्व को स्वीकार किया गया है। समता और न्याय के तत्व को व्यवहार में लाने के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल ड्राफ्ट किया। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि हिंदू कोड बिल का पुरजोर विरोध किया गया। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और जितने भी मनोवादी हिंदुत्ववादी नेता थे, जितने भी लोग थे, सबने इसका पूरा विरोध किया। लेकिन बाबा साहब अपने बात से तस्लीम नहीं हुए। बाबा साहब माता सावित्रीबाई फुले जब पहली स्कूल खोली थी तब उसमें 6 लड़कियां थी, 4 ब्राह्मण थे और 2 दूसरे कास्ट के थे, एक मांग थे, एक मराठा थे। लेकिन ब्राह्मण लेडीज भी इसमें पीछे नहीं रही। ब्राह्मण लेडीज भी हिंदू कोड बिल का बहुत ज्यादा विरोध करती रही। बाबा साहब तब एक बहुत महत्वपूर्ण बात किए हैं कि भारत में जो है वर्गों के अंदर जो विषमता है, स्त्री पुरुष के अंदर जो विषमता है, उसको छोड़ देना और भारत का आर्थिक उन्नति हो जाए उसके लिए कानून बनाना। अगर हम इस प्रकार की सोच रखते हैं तो हम संविधान के साथ धोखा कर रहे हैं और हम एक गोबर के टीले के ऊपर एक सुंदर महल बनाने जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब फर्स्ट लॉ मिनिस्टर के पद से रेजिग्नेशन दिए और उसका सबसे बड़ा कारण था स्त्री पुरुष विषमता। बाबा साहब ने बोला कि यदि मेरे देश में मैं नारी को पुरुषों के बराबर हर क्षेत्र में समान अधिकार नहीं दे सकता तो ऐसे लॉ मिनिस्टर बनने की मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। उनके जगह में मिस्टर पाटस्कर करके एक महाराष्ट्रियन सज्जन आए। वो रोज बाबा साहेब के कोठी में जाते थे और उनसे एक तब हिंदू कोड बिल क्या हुआ कि टुकड़ों में उसको पास किया गया। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस वुमेन कॉन्फ्रेंस के सेकेंड सेशन में नागपुर में 20 जुलाई 1942 में बाबा साहब ने बोला कि कोई भी समाज की उन्नति उसकी नारियों की उन्नति से पता चलता है। अर्थात किसी समाज की नारियां सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से कितनी प्रगतिशील है, उससे पता चलता है कि वो जो समाज है वो कितना प्रगतिशील है। तो इसलिए हम सब नारियों का समस्या एक है। हम सबको एक होना चाहिए। हम लोगों को संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रैक्टिस करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हम लोगों के अंदर में आना चाहिए। समता, समानता और भ्रातृत्व का माहौल रखना चाहिए अपने घर में भी, अपने संघ में भी और अपने समाज में भी। वक्तव्य खत्म करती हूँ। नमो बुद्धाय। मुझे अवसर देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद भंते जी। नमो बुद्धाय। जय भीम।